जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। ट्यूटोरिया जो एनसीईआरटी आपका बुक निकाला गया है 6 to 12 ऑल आउट के नाम से, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और इस बुक में देखिए आपका एनसीईआरटी साइंस जो आपका 6 to 12 है, इसी को करवा रहे हैं। इसके पहले देखिए क्लास 6 आपका 60 क्वेश्चन का जो है ना सेकंड क्लास करवा चुके हैं। क्लास 7 का भी आपका 70 क्वेश्चन क्लास अपलोड है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको दोनों क्लास और एक क्लास का हिस्ट्री का 3 क्लास जो है ना आपका मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में हम क्लास 8 देखेंगे, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और आपका देखिए मद निषेध का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें देखिए आपका 100% फ़ायदा करेगा। और आपका मद निषेध का एग्ज़ाम को देखते हुए जो है ना, ये आपका साइंस का जो पहले स्टार्ट किया गया है। तो आज की क्लास में एनसीईआरटी क्लास 8 का ही आपका साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्लास 8 साइंस का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि उर्वरक से जो है ना मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, क्या बिल्कुल जो है ना आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होते हैं, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो उत्तर होगा डी होगा। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। ठीक है, याद रखिए ना कि उर्वरक जो होता है ना, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। और जो खाद है ना क्या है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से जो है ना प्राप्त होता है। और याद रखिए कि उर्वरक जो है ना, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। और खाद का जो है उत्पादन खाद खेतों में जो है ना बनाई जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि उर्वरक के बारे में जो है ना, आपका उर्वरक के पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम में प्रचुरता होता है। और खाद का बात करें, खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं। सूक्ष्म जीव जो है ना किसानों के मित्र है, क्योंकि बताइए क्या कारण है, बताइए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि ए मिट्टी को पलटकर जो है ना पलटकर पोला करते हैं, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है ये ह्यूमस बनाते हैं, ये भी क्या आपका सही। तो यहाँ पे दोनों क्या है, सही है, गलत कोई नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत है, दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन उर्वरक का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन उर्वरक का उदाहरण है, बताइए कौन सा है। यहाँ पे कूट दिया, बताइए क्या होगा। उर्वरक का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे देखिए यूरिया भी है, आपका अमोनियम सल्फेट भी है, आपका सुपर फॉस्फेट भी है और आपका पोटास भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि खरीफ और रबी फसलों तथा उनकी खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। कह रहा है कि खरीफ और रबी फसलों तथा उनकी खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ऐसे बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना आपका सही है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया हुआ है, बताइए चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि खरीफ फसलें जो है ना वर्षा ऋतु जून सितंबर में बोई जाती है। इनके उदाहरण क्या है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और क्या है, कपास है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। खरीफ जो फसलें हैं ना वर्षा ऋतु मतलब जून सितंबर में बोई जाती है। और इसके उदाहरण बोलेगा तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और क्या है, तो कपास है। चलिए आइए दूसरा कथन पे आते हैं। कह रहा है कि रबी फसलें शीत ऋतु मतलब अक्टूबर मार्च में उगाई जाती है। और इनके उदाहरण में क्या है, रबी फसलें में गेहूँ, चना, मटर, सरसों और क्या है, अलसी है। ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कथन कर रहा है कि बुआई से पहले मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या हल चलाना कहते हैं। इससे जड़ें गहराई तक जो है ना जा पाती है और आसानी से सांस ले पाती है। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। और चौथा कथन कर रहा है कि सीड ड्रिल बीज बोने का यंत्र एक पारंपरिक जो है ना औजार है, जिसका आकार कीप जैसा होता है और जिसका उपयोग प्राचीन काल में बीज बोने के लिए जो है ना किया जाता था। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। केवल कथन 1, 2 और क्या है 3 जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे पादप रोग है और यहाँ पे सूक्ष्म जीव है, बताइए इसमें जो है ना कौन सा आपका क्या है, इसमें सुमेलित नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका नींबू कैकर का क्या है, सूक्ष्म जीव आपका जीवाणु है। ये क्या है आपका जो है ना सही है। नींबू कैकर का बोलेगा तो आपका जीवाणु है। और दूसरा है गेहूं का रस्ट बोलेगा तो आपका क्या है, तो कवक है, सही है।
और भिंडी की पीत बोलेगा तो आपका वायरस है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे जो है ना तीनों क्या है, सुमेलित है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब गलत कोई नहीं, तीनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा गलत है, बताइए। यहाँ पे देखिए सूची 1 में क्या है, मानव रोग है, और यहाँ पे क्या है, रोग कारक का क्या है, सूक्ष्म जीव है। बताइए इसमें मलेरिया का जो है ना क्या होगा, तो मलेरिया का सूक्ष्म जीव बोलेगा तो प्रोटोजोआ है, क्या है, सही है। अब बात करें हेपेटाइटिस ए का बोलेगा तो क्या है, तो वायरस है, ये भी क्या है, सही है। टाइफाइड का बोलेगा तो यहाँ पे जीवाणु है, ये भी क्या है, सही है। और खसरा का बोलेगा तो जीवाणु, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। बात करें खसरा जो है ना, खसरा का क्या है, जीवाणु नहीं है, ठीक है। खसरा का जो है जीवाणु नहीं होता है, क्या होता है, वायरस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है, बताइए। कर इसमें जो है ना कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, बताइए। यहाँ पे कूड़ दिया हो, बताइए इसमें कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है आपका एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक है। दूसरा टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या है प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। और तीसरा बात करें एरिथ्रोमाइसिन, ये भी क्या है प्रतिजैविक मतलब क्या एंटीबायोटिक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब यहाँ पे तीनों आपका क्या है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक है। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि वैक्सीन मतलब टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बताइए। करा कि वैक्सीन मतलब टीका जो है ना किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करती है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में जो है ना प्रवेश कराकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला जो है ना आपका सोडियम मेटाबाइस सल्फाइड, ये आपका है, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाकी समान नमक है और चीनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव का प्रकार है, बताइए। यहाँ पे कूड़ दिया और यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 दिया हुआ, कर निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव का प्रकार है, बताइए कौन कौन है। यहाँ पे सूक्ष्म जीव का प्रकार बोलेगा तो आपका जीवाणु भी है, प्रोटोजोआ भी है, आपका कवक भी है, और यहाँ पे क्या है, शैवाल भी है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी 1 2 3 4। नेक्स्ट है ये करा कि चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं क्या, बताइए। तो इसमें सहायक जो है चावल के आटे के किण्वन में सहायक क्या क्या होते हैं, आपका जीवाणु भी होता है और ईस्ट भी होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण जो है ना क्या है, बताइए। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईस्ट कोशिकाओं में क्या है, वृद्धि है, क्या है, ईस्ट कोशिकाओं में क्या है, तो वृद्धि है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का है कि निम्नलिखित में से सही को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 और यहाँ पे क्या है, सूची 2 है। चलिए आइए मिलाते हैं। देखिए पहला है कोल तार का जो है ना क्या होगा, बताइए। कोल तार का क्या होगा, तो कोल तार का बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल तार का बोलेगा नेप्थलीन की गोलियाँ हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस का बोलेगा तो यहाँ पे आपका स्वच्छतम ईंधन हो जाएगा। और कोक का बोलेगा तो कोक का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा, कोक का क्या होगा, तो कार्बन का लगभग जो है ना शुद्ध रूप होगा। और पेट्रोलियम का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो पेट्रोलियम का प्राकृतिक ईंधन हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दहन और आग, कह रहा है कि दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ, ये आगे देखिए कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग बुझाने के लिए जो है सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होता है और आग को जो है ना कंबल की तरह ढक लेती है। ये क्या है, आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि तेल या बिजली के उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए पानी उपयुक्त है, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है और कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे अम्लीय वर्षा हो सकती है। क्या आपका सही है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना केवल 1 और 3 सही है, लेकिन आपका 2 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मरी हुई वनस्पति का उच्च दाब और उच्च तापमान के अंतर्गत कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चूँकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बताइए।
क्या होगा? कह रहा है कि मरी हुई वनस्पति का उच्च दाब और उच्चतम तापमान के अंतर्गत कोयले के बदलने की धीमी प्रक्रिया को जो है ना क्या बोलते हैं? धीमी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको जो है ना कार्बनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण बोलते हैं। ठीक है। और चूंकि कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है क्या? बताइए। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पोटेशियम क्लोराइड जो है लगा होता है। नेक्स्ट है ये करा कि कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत कथन को चुनिए। मतलब गलत कथन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना अति उत्तम अग्निशामक है, क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, क्या है? बिल्कुल जो है गलत है। और तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन से भारी होती है, क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है, क्या आपका सही है? तो यहाँ पे जो है ना आपका बी नंबर क्या है? तो गलत है। बाकी ए सी डी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे व्यवस्थित करने बोल रहा है कि क्रम के अनुसार जो है ना कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए एक नंबर में पेट्रोल है, दूसरा में कोयला है, तीसरा मेथेन और चौथा में क्या? एलपीजी है। इसको बैठाते हैं, क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? बताइए। इसको बैठाइए, क्या होगा? तो पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है ना आपका पहले होगा कोयला। पहले क्या होगा? कोयला होगा। कोयला में जो ऊष्मीय मान होता है ना 25,000 से कितना? 33,000 होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होगा आपका? दूसरे नंबर पे हो जाएगा पेट्रोल। पेट्रोल का जो ऊष्मीय मान होता है 45,000 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद आपका हो जाएगा 3 नंबर मेथेन। मेथेन का जो ऊष्मीय मान होता है किलो जूल प्रति केजी में होता है ऊष्मीय मान। तो मेथेन का कितना हो जाएगा? मेथेन का 50,000 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद किसका होगा? एलपीजी का। एलपीजी का सबसे ज़्यादा होता है। एलपीजी कितना होता है? 55,000 होता है। कितना? 55,000। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 से मिलाना है। देखिए पहला क्या? ईंधन का अपूर्ण दहन का क्या होगा? बताइए। ईंधन का अपूर्ण दहन का बोलेगा तो क्या होगा? ईंधन का अपूर्ण दहन का बोलेगा तो कार्बन जो है ना आपका मोनोऑक्साइड होगा। और वैश्विक तापमान का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो वैश्विक तापमान का यहाँ पे हो जाएगा क्या होगा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और कोयला एवं डीजल का दहन बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड होगा। और अम्ल वर्षा का बात करें, अम्ल वर्षा का जो है यहाँ पे हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 4, 1, 3 किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया और तीनों को पढ़िए। बताइए इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा है? बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं, वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दाह पदार्थ कहलाते हैं। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि मैग्नीशियम एक कास्ट कोयला दाह पदार्थ के उदाहरण है। ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि ज्वलन ताप वो अधिकतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। ये क्या है आपका? जो है ना गलत है। ये क्या है आपका? गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा। केवल 3 आपका गलत है, लेकिन 1, 2 क्या है? तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जलती मोमबत्ती में पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का जो रंग होता है ना कैसा होता है? जलती मोमबत्ती में पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का जो रंग होता है कैसा होता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत जो है ना कौन सा है? बताइए। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में गलत जो है ना कौन सा है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इसमें शिकार करना निर्धारित होता है। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है। क्या है? सही है। चौथा कह रहा है यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे गलत जो है ना आपका बी नंबर गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में बोल रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है? बताइए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि ये आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र है। ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है ये क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या आपका सही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। केवल 2 आपका क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की आवास
पर निम्न में से किनका प्रभाव पड़ता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना आवास के नष्ट का भी प्रभाव पड़ता है, बढ़ती हुई जनसंख्या का भी प्रभाव पड़ता है और नए स्पीसीज के प्रवेश का भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सभी 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि वनों उन्मूलन के कारण जो है ना, यहाँ पे देखिए 4 आपका कथन दिया, बताइए इसमें कौन सा होगा। बताइए वनों उन्मूलन का जो कारण है क्या क्या कारण है बताइए। तो देखिए पहला जो कारण है ना आपका कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, ये सही बात है। दूसरा कारण घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, ये सही है। और दवा नल, ये भी आपका सही है। भीषण सूखा, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म की टीक मतलब सागौन के वन जो है ना पाए जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म की टीक मतलब सागौन वन पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, सतपुड़ा में। कहाँ पाया जाता है, सतपुड़ा में जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मोमबत्ती की लौ 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन क्षेत्रों का सही वर्णन जो है ना करता है बताइए। कह रहा है मोमबत्ती की लौ के 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित में से कौन इन क्षेत्रों का सही वर्णन करता है बताइए, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सबसे भीतरी क्षेत्र, बिना जले मोम के पास अंधकारमय काला क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंशिक दहन दीप, पीला क्षेत्र सबसे बाहरी और क्षेत्र और क्या है पुनः दहन, अदीप्त नीला क्षेत्र सबसे गर्म भाग। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी जो आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 करा इन विट्रो निषेचन IVF के संदर्भ में असत कथन का जो है ना चयन करें। बताइए IVF के बारे में जो है ना बोल रहा है गलत कथन का चयन करें। IVF के बारे में कौन सा कथन गलत है बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला करा IVF के बारे में, इसके द्वारा शरीर के बाह्य कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, ये क्या है, सही है। दूसरा करा इस प्रक्रिया में ताज़ा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा करा निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, ये क्या है, तो गलत है। चौथा करा इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो, तब क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे A, B, D सही, लेकिन C नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे C होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 करा है जरायु जंतु नहीं है। बताइए जरायु जंतु नहीं है, यहाँ पे कुड़ दिया, बताइए क्या होगा। जरायु जंतु नहीं है, कौन कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मनुष्य है, तितली आपका नहीं है, और आपका मुर्गी आपका नहीं है, और यहाँ पे कुत्ता क्या है, तो है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे 2, 3 नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 केवल 2 और 3। चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन सुमेलित है बताइए। इसमें कौन सुमेलित बोल रहा है, इसमें कौन सुमेलित है, इसमें कौन सुमेलित है बताइए। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, देखिए पहला कह रहा है हाइड्रा का बोलेगा तो क्या है, द्विविखंडन है, ये क्या है, तो गलत है, ठीक है। और दूसरा अमीबा का बोलेगा तो मुकुलन है, ये भी क्या आपका गलत है। टैडपूल का बोलेगा तो क्या है, कयांतरण है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, केवल 3 आपका क्या है, तो सही है। मतलब 3 आपका क्या है, तो सुमेलित है, ठीक है। तो बात करें हाइड्रा का जो है ना, हाइड्रा का क्या होगा, तो हाइड्रा का जो हो जाएगा ना, मतलब हाइड्रा बोल सकते हैं ना कि हाइड्रा में भी क्या मतलब हाइड्रा जो है ना एकल मतलब एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्भ से नए जीव का जो है ना विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रा में मुकुल से जो है ना, हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होते हैं, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन। तो हाइड्रा का हो जाएगा मुकुलन और अमीबा का हो जाएगा द्विविखंडन हो जाएगा। तो एक दूसरे का अपोजिट कर दीजिएगा तो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें बोल रहा है ना कि आगे देखिए कर रहा है कौन सा कथन जो है ना असत मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। देखिए दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव का जन्म देता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों आपका सही है, गलत कोई नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत, दोनों क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 करा है अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन जो है ना क्या कहलाता है। बताइए अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन जो है ना क्या कहलाता है, बताइए क्या होगा। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए आगे देखिए, करा स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे, बताइए स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है किससे, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अंडाशय से। किससे होता है, अंडाशय से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 करा है कि टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसका स्रवण होता है किससे, बताइए।
एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसका स्रवण होता है किससे, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पीयूष मतलब पिट्यूटरी ग्रंथ से। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ बोल रहा है कौन सुमेलित है, तो देखिए पहला कर रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का बोलेगा मधुमेह है, ये क्या है तो गलत है। दूसरा आपका जो है इंसुलिन हार्मोन का बोलेगा तो क्या है ग्वाइटर है, ये भी क्या आपका गलत है। और एड्रेनलिन हार्मोन का बोलेगा तो क्रोध चिंता उत्तेजना है, ये क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 3 आपका जो है ना सही है। तो याद रखें ना कि जो है ना थायराइड जो ग्रंथि होता है या तो हार्मोन होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं, तो यह रोग जो है ना, मतलब अगर बात करें कि मतलब जो है ना ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर जो है एक प्रकार का क्या है थायराइड ग्रंथि का रोग है। यदि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं हो तो यह रोग हो जाता है। जब अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है तो व्यक्ति मधुमेह रोग से क्या पीड़ित हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो एड्रिनल ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर से नमक की मात्रा को संतुलित करता है, और एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करती है। और एड्रेनलिन जो है ना, एड्रीन क्या करता है तो क्रोध चिंता उत्तेजना, तो ये तो आपका सही है ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका 2, 1 और 2 गलत है, लेकिन 3 नंबर क्या है तो आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया और तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना असत्य है। बताइए इसमें असत्य पूछा है कि तीनों में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें कीटों में कयांत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, ये क्या है सही है। कीटों में कयांत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है मेढक में कयांत्रण का नियमन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, ये भी क्या आपका सही है। और आपका 3 नंबर कह रहा है कि टाइडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल 3 आपका क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करती है। यहाँ पे देखिए आपका 3 ऑप्शन दिया और यहाँ पे कुर दिया, बताइए क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है कि कौन अपना स्राव जो है ना वाहिनियों द्वारा स्रावित करता है। तो यहाँ पे श्वेत ग्रंथि भी करता है, तैल ग्रंथि भी करता है, लार ग्रंथि भी करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सभी 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश निम्न में से किसमें निहित होता है। शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश निम्न में से किसमें निहित होता है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गुणसूत्र में। किसमें होता है, गुणसूत्र में होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बल के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। बल के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया, चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो गलत है, मतलब असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि बल के बारे में एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, क्या है बिल्कुल गलत है। तीसरा कह रहा है एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, क्या है सही है। और चौथा कह रहा है बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे A, C, D सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका क्या है तो असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अब असंपर्क बल नहीं है, बताइए। असंपर्क बल इसमें से जो है ना कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय बल असंपर्क बल है, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल है, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है, लेकिन घर्षण बल क्या है तो असंपर्क बल क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा ना कि एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया बल क्या है तो असंपर्क बल का एक जो है ना क्या है तो उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कर रहा है कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्यों, बताइए। कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्या कारण है, क्यों लगाया जाता है। क्योंकि जो है ना दाब को कम करने के लिए जो है लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, दाब को कम करने के लिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है हमारे शरीर के अंदर का दाब जो है ना होता है, क्या होता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वायुमंडलीय दाब के जो है ना समान होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि बल जो है ना क्या है, बताइए बल क्या है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अभिकर्षण एवं अपकर्षण दोनों है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है कि दाब बराबर होता है किसके, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बल वाई बटा जो क्या होगा, बल वाई जो है ना क्षेत्रफल होगा। जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए क्या है, कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक जो है ना भूमिका निभाता है, ठीक है। तो किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, ठीक है।
तो दाब बराबर क्या होगा, दाब बराबर जो है ना बल बट्टा क्या होगा, क्षेत्रफल जिस पर वह जो है ना बल लगाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 करा निम्नलिखित में से कौन सत्य है बताइए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए, कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि केवल द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है केवल गैसें बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है द्रव एवं गैसें दोनों बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं, क्या है, आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 करा है, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं इसकी पहचान की जाती है किसके द्वारा। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विद्युतदर्शी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कर रहा है, क्या होता है जब दो पृष्ठों का बलपूर्वक जो है दबाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, घर्षण में जो है ना वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, किसी वस्तु को विराम से गति लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है, ये क्या है, तो गलत है। दूसरा कह रहा है, किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। और तीसरा कह रहा है कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 1 और 2 क्या है, तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण बल पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला जो बल होता है ना, स्थैतिक घर्षण की माप होती है। और इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की क्या होती है, तो माप होती है। ठीक है, याद रखिएगा, तो अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि निम्नलिखित में से घर्षण बल के घटते क्रम व्यवस्थित करें। घर्षण बल को घटते क्रम में व्यवस्थित करें, क्या होगा बताइए। तो घटते क्रम में बोल रहा है ना, तो घटते क्रम में क्या होगा, पहले आपका अस्थैतिक होगा, ठीक है, उसके बाद सर्पी होगा, उसके बाद क्या लोटनिक होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का रहा है कि तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए, तीनों में से एक सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसमें सत्य पूछा है कि यह तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि घर्षण बल वस्तु केवल आकृति पर निर्भर करता है, ये क्या है, तो गलत है। तीसरा कह रहा है यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है, क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 1 और 3 क्या है, तो सत्य है, लेकिन 2 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 का रहा है, कमानीदार तुला में किस भौतिक राशि को जो है ना मापा जाता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बल, क्या होगा, तो बल होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है, तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल जो है ना क्या कहलाता है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्षण, क्या कहलाता है, कर्षण कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है, मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, बताइए। मानवों में ध्वनि जो है ना किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वाक्य यंत्र, क्या होगा, तो वाक्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 देखिए यहाँ पे क्या करना है, बोला है कि सुमेलित करने के लिए यहाँ पे कूट दिया, इसमें कौन जो है ना आपका सुमेलित है, बताइए इसमें कौन आपका सुमेलित है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला जो है ना आपका व्यक्ति यहाँ पे दिया, और यहाँ पे क्या है, वाक् तंतुओं की लंबाई। पुरुष का बोलेगा तो 20 सेंटीमीटर क्या है आपका, गलत है। और आपका महिला का बोलेगा कितना है, महिला का जो है ना आपका 15 सेंटीमीटर है, क्या आपका जो है ना गलत है। सेंटीमीटर में नहीं होता, 20 आपका जो है एमएम होगा, क्या होगा, 20 एमएम होगा, 15 जो है एमएम होगा, तब क्या होगा, सही होगा। और बच्चे का बोलेगा बहुत छोटे होता है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना केवल आपका 3 क्या है, तो सही है, मतलब सुमेलित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का है, ध्वनि संचारित हो सकती है किस में, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। तीनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें सत्य कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है, क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या आवृत्ति जो है ना कहलाती है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है एक हर्ट्ज आवृत्ति एक आवर्तकाल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, केवल 1, 2 क्या आपका सही, लेकिन 3 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें सत्य कथन जो है ना कौन सा है, बताइए सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की तरह तो इसके आयाम पर निर्भर करता है, ये क्या है आपका जो है ना गलत है। दोनों अपोजिट होगा तब क्या होगा, तो सही होगा। ठीक है,
याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि ध्वनि की प्रबलता जो है ना इसके आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता बोलेगा तो आयाम हो जाएगा, और ध्वनि का तरत्व बोलेगा तो आवृत्ति हो जाएगा। दोनों अपोजिट कर दीजिएगा तो क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या होगा, दोनों जो है ना आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ना तो एक सही है ना तो दो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला जो है ना मंद फुसफुसाहट का आवाज़ कितना 20 डेसिबल होता है, ये क्या है आपका गलत है। मंद फुसफुसाहट का जो आवाज़ होता है ना कितना होता है 30 डेसिबल, कितना होता है 30 डेसिबल। इसलिए ए नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। करा समान वार्तालाप का जो डेसिबल होता है कितना 60 डेसिबल सही है। व्यस्त यातायात का बोलेगा तो 70 डेसिबल सही है। समान श्वास का बोलेगा तो 10 डेसिबल, ये क्या है सही। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि मानव कानों हेतु श्वेता प्रास कितना है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका कितना 20 हर्ट्ज से आपका कितना है 20,000 हर्ट्ज होगा। और आपका 20 हर्ट्ज से जो है ना आपका कितना है, ये भी आपका क्या है 20,000 के मतलब क्या है हज़ार ही लिखा होता है। ये भी दोनों जो है आपका क्या है तो सेम ही है। तो ये उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि औसत फैक्ट्री की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है। तो औसत फैक्ट्री की ध्वनि प्रबलता जो है ना कितना होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका 80 डेसिबल। कितना होता है 80 डेसिबल होता है। चलिए आगे देखिए करनीन में से कौन 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कुत्ते। क्या होगा, कुत्ते होगा। तो कुछ जंतुएं जो है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है, उसमें कुत्तों में यह क्षमता जो है ना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 करा, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तरत्व क्या होगा, बताइए। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी क्या होगा, तरत्व। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, उतना ही अधिक होगा। क्या होगा, उतना ही जो है ना अधिक होगा। तो कंपन की आवृत्ति जितना कम होगा तरत्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 करा, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। करा विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं, अम्लों के विलयन सही है, क्षारकों के विलयन सही है, और लवणों के विलयन सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से जो है ना एक से अधिक होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का है कि बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों, बताइए। बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का है कि कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर जो है निक्षेपित होता है, बताइए क्या होगा। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऋण टर्मिनल। क्या होगा, ऋण टर्मिनल होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर जो है आधारित है, बताइए। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर क्या है तो आधारित है। नेक्स्ट आई करा कि विद्युत का चालन हो सकता है, क्या बताइए। विद्युत का चालन हो सकता है क्या बताइए। तो विद्युत का जो चालन हो सकता है ना आपका नींबू का रस भी होगा, आपका सिरका भी होगा, नमक का घोल भी होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का है कि एलईडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एलईडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, मतलब इसमें कौन सा कथन बोल रहा है कि इसमें जो है ना आगे देखिए दिया हुआ है एलईडी के बारे में बोल रहा है कि सत कथन जो है ना कौन सा है। तीनों कथन को पढ़ी बताइए, इसमें सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूर्ण रूप है, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। क्या है तो आपका गलत है। एक मिनट प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक पूर्ण रूप है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूर्ण रूप है, तो एक आपका जो है ना सही होगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूर्ण रूप है, ये क्या है तो आपका सही है। ठीक है, और आगे देखिए दूसरा करा यह उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, क्या है गलत है। और तीसरा करा है कि इसके लंबे तार को बैटरी के ऋण तथा छोटे तार को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि संपरीक्षित्र में जो है ना विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग कर सकते हैं, और एलईडी दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी क्या है दीप्त होता है। और एलईडी के साथ 2 तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं, और एक तार दूसरे के अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। और एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार सदैव बैटरी के धन टर्मिनल तथा छोटे तार के बैटरी के ऋण टर्मिनल के क्या है जोड़ते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, सत पूछा है ना, तो यहाँ पे केवल एक क्या है सही, बाकी 2, 3 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 का निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कर रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश अस्थैतिक होते हैं, क्या है सही है। तो रगड़ने से विद्युत जो है ना उत्पन्न विद्युत आवेश अस्थैतिक होते हैं, क्या है सही है। दूसरा कर आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा 1, 2 दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का है कि विद्युत
विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ विद्युत विसर्जन के बारे में, दोनों में से सत कथन जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है विद्युत विसर्जन के बारे में, कह रहा है 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, क्या ऐसा ही है। दूसरा कह रहा है यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, क्या ऐसा ही है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है भूकंप का कारण जो है ना क्या है बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, यहाँ पे कूट दिया, बताइए भूकंप का कारण क्या क्या है बताइए। तो भूकंप का कारण जो है ना ज्वालामुखी का फटना, ये सही है। दूसरा उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, ये भी आपका है। और भूमिगत नाभिक के विस्फोट करना, ये भी है। और चौथा है पृथ्वी के प्लेटों की गति, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश जो है ना क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, धनावेश है। क्या है, धनावेश है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भूकंप से निम्न में से कौन सी घटनाएं घट सकती है बताइए। भूकंप से निम्न में से कौन सी घटनाएं घट सकती है। तो भूकंप से जो है ना आपका बाढ़ भी आ सकता है, भूस्खलन भी हो सकता है और सुनामी भी हो सकता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी 1, 2, 3। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है उल्लू रात में भली भांति देख पाता है, क्योंकि बताइए क्या कारण है। यहाँ पे सत कथन का चयन करने बोल रहा है, उल्लू रात में भली भांति देख पाता है, क्या कारण है बताइए। तो पहला कारण क्या है, इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है, क्या है सही है। दूसरा कारण इसमें सलकाएँ बहुत कम मात्रा में होती है, क्या आपका गलत है। तीसरा कारण इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये भी क्या आपका गलत है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, केवल 1 आपका क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्नलिखित को सही सम्मिलित करिए। यहाँ पे सही को सम्मिलित करना है कि सही सम्मिलित कीजिए, इसमें सही जो है आपका कौन सा है बताइए। तो देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है, देखिए पहला क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण का जो है ना क्या होगा बताइए। तो आपतित किरण का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पृष्ठ पर पड़ने वाली क्या होगा, किरण होगा। आपतित किरण का बोलेगा तो क्या होगा, पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण होगा। और दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण का क्या होगा बताइए। तो परावर्तित किरण का हो जाएगा पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण हो जाएगा। और आपतन कोण का क्या होगा, आपतन कोण का जो है ना आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा। और परावर्तन कोण का हो जाएगा इसका परावर्तित किरण एवं अभिलंब का जो है ना बीच का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो आपतित किरण का बोलेगा तो पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण, और परावर्तित किरण का बोलेगा तो पृष्ठ से टकराकर लौटने वाली किरण। तो यहाँ पे होगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो है ना सीधा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, और आपका पार्श्व परिवर्तित होता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 करा निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, सत कथन का चयन करें, क्या होगा बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तित विस्तृत परावर्तन कहलाता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि विस्तृत परावर्तन में ही परावर्तन के नियमों का पालन होता है, क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी है, केवल 2 आपका सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा कि जब सभी समानांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक जो है ना पालन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, परावर्तन विस्तृत परावर्तन या नियमित परावर्तन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें सत कथन कौन सा है बताइए। सत कथन कौन सा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी वस्तुएं अपवर्तन कारण दिखाई देती है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि दूसरी वस्तुओं के प्रकाश के में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं, क्या है गलत है। और तीसरा कह रहा है कि मोमबत्ती की ज्वाला तथा वैद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण है, ये क्या है सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केवल जो है ना 1 मिनट, केवल जो है ना यहाँ पे 1 और 3 सही है ना। 1 मिनट को फिर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 फिर से आइए। देखिए कह रहा है ना कि 78 कह रहा है कि इसमें निम्न कथन में विचार करें। इसे बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है ना सत कथन है। सत कथन के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन क्या है तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी वस्तुएं अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं, ये क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि दूसरी वस्तुएं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं, ये क्या है तो गलत है, ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप की दीप्त पिंड के उदाहरण है, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर जो है ना सत पूछा है तो केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 3 आपका क्या है तो सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। उदाहरण के चंद्रमा सूर्य के प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं, जो पिंड दूसरी
दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका 1 और 2 गलत है, लेकिन 3 क्या है तो सही है। और यहाँ पे आपका जो है ना 77 का जो है आपका यहाँ पे बी ही आंसर होगा, केवल 2 आपका क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 79 कह रहा है कि परिदर्शी के संदर्भ में सत कथन का चयन करें। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया और तीनों को पढ़िए। इसमें बोल रहा है परिदर्शी के बारे में सत कथन का चयन करें, सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है यह प्रवर्तन के नियम पर कार्य करता है, क्या है सही है। परिदर्शी के बारे में बोल रहा है यह प्रवर्तन के नियम पर कार्य करता है, सही है। दूसरा कह रहा है इसमें 2 उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है गलत है। तीसरा कारण इसका उपयोग पनडुब्बी के टैंकों एवं बंकरों में किया जाता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे केवल जो है ना आपका सी नंबर होगा, 1 और 3 क्या है सही है, लेकिन 2 नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करणीय कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से सत कथन कौन सा है, बताइए सत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने पर प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ये क्या है तो गलत है। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने पर प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन नहीं प्रकाश का विक्षेपण होगा, तब क्या होगा सही होगा। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने पर प्रकाश का जो है ना विक्षेपण कहते हैं, ना कि अपवर्तन। दूसरा कह रहा है इन धनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है, क्या है आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 आपका क्या है तो सही है। तो ये रहा आपका NCERT 6 to 12 का आपका क्लास नंबर 8 का जो है ना आपका 80 क्वेश्चन रहा। तो आप सभी लोग जो है ना प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कल की क्लास में अगली क्लास जो करवाएंगे उसमें आपका क्लास 9 का होगा, फिर अगले क्लास में आपका क्लास 10 का होगा। तो हो सकता है आपका अगला जो क्लास आएगा क्लास 9, 10 दोनों करवा देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करवाया जाता है। तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका PDF, हाँ इसका PDF जो है ना पूरा बुक का आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ग्रुप का लिंक दिया, उसमें PDF जो है ना पूरा डाला हुआ, जिसमें बिहार पुलिस मध्य निषेध का सभी PDF दिया हुआ है ना, उसी में आपका बुक का ऑल PDF दिया गया है। ठीक है, तो जो PDF के बारे में कमेंट करें तो PDF दे दिया गया है, आप सभी लोग जाके देखिएगा, आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।